हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है टेंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल थंबनेल में सही देखा। आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं और टेंस को हम कुछ इस प्रकार सीखेंगे कि ये हमें टेंस ना करे बल्कि थोड़ा अच्छे से सीखेंगे तो ये टेंस सेंस बनाएगा। सेंस और टेंस दोनों मिलाकर सेंटेंस बनता है। तो बिल्कुल भी वक्त ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो, आई एम राकेश एंड आई एम अ लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस क्या है, टेंस में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और हर स्ट्रक्चर का मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा और एक बड़ा ही यूनिक तरीके से टेंस को प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा जिसे मैंने फिजिकल क्लासेस में हजारों स्टूडेंट्स पर आजमाया है और उनमें ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखा है। और वीडियो लंबा ना करने के मकसद से मैं आज टेंस की उस प्रैक्टिस को करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें टेंस की मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, जो इस वीडियो के बाद आने वाला है। तो थोड़ा इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो टेंस की प्रैक्टिस वाली वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, टेंस सीखते ही क्यों है? ताकि हम वाक्यों को सही तरीके से बोल पाएं। यानी टेंस को हम वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो देखना है कि इंग्लिश में हम वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अन्य शब्द, जिनको मैं अभी फिलहाल अदर वर्ड्स लिख रहा हूं। देखिए, तो भाई टेंस का इस्तेमाल किस जगह पे होता है वो देखना है। आखिर टेंस सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस का इस्तेमाल कहां है। जाहिर है टेंस सीखकर हम सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो सेंटेंस में टेंस कहां पे इस्तेमाल होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेंस का इस्तेमाल सेंटेंस में होता कहां है। सबसे पहली बात एलिमिनेट कर लेते हैं। टेंस का इस्तेमाल सब्जेक्ट के लिए नहीं करते। फिर टेंस का इस्तेमाल अदर वर्ड्स में भी नहीं होता। तो बचा क्या? 3 ही कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश के सेंटेंस के और उनमें ये 2 में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कहां है, क्या बचा? पूरे टेंस को सिर्फ हम एक चीज की स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं और वो है वर्ब। वर्ब की स्टडी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की स्टडी हम टेंस में करते हैं। सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स, और उनमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की स्टडी के लिए हम पूरे टेंस को पढ़ते हैं। टेंस में वर्ब के किस एस्पेक्ट को पढ़ते हैं इसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे और सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेंस में सिर्फ वर्ब की स्टडी करते हैं, तो जब वर्ब की ही स्टडी करना था तो वर्ब पढ़ते ना, फिर टेंस क्यों? कुछ तो बात होगी भाई। वर्ब की स्टडी करना है तो वर्ब पढ़ेंगे, टेंस क्यों? यहां पे टेंस में वर्ब के 2 एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। वो क्या क्या हैं आइए देखते हैं। पहला, आपको पता है कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम। तो काम किसी न किसी वक्त पे होगा। जाहिर सी बात है कि काम किसी न किसी वक्त पे होगा, तो वो वक्त की स्टडी यानी
टाइम ऑफ एक्शन। टेंस में हम सबसे पहली चीज जो स्टडी करते हैं वो है टाइम ऑफ एक्शन, और दूसरा जो स्टडी करते हैं वो है स्टेटस ऑफ एक्शन। ये क्या चीज है थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई काम होता है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी एक वक्त पे होगा। अब वो वक्त तीन में से कोई एक हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि वक्त को, टाइम को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक बीता हुआ वक्त, दूसरा अभी का वक्त और तीसरा आने वाला वक्त। यानी इंग्लिश में इसको हम टाइम को तीन भागों में बांट दिए हैं। और वो तीन भाग कौन हैं? आप पहले से भी जानते होंगे। बीते वक्त को हम पास्ट टाइम कहते हैं, अभी के वक्त को हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, और आने वाले वक्त को हम फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो टाइम को तीन भागों में बांटा गया। कुछ इस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा। ये बीता वक्त अगर इसको हम मान लें कि ये प्रेजेंट टाइम है, तो ये होगा हमारा पास्ट टाइम और ये होगा हमारा फ्यूचर टाइम, जो आने वाला। अगर इधर मान लें कि इधर वक्त जा रहा है तो टाइमलाइन बनाएं, एक जैसे नंबर लाइन बनाते थे मैथमेटिक्स के क्लासेस में, तो इसमें टाइमलाइन बना लें। तो टाइमलाइन में अभी का वक्त है प्रेजेंट टाइम, जबकि इसके पहले, अभी से पहले वाला वक्त पास्ट टाइम था, और आने वाला वक्त फ्यूचर टाइम होगा। तो एक्शन इन तीन में से कहां ऑकर हुआ, कहां टेक प्लेस किया, इसकी स्टडी हम टेंस में करते हैं। इसीलिए कहा टाइम ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं। दूसरा स्टेटस ऑफ एक्शन। स्टेटस ऑफ एक्शन क्या है? स्टेटस ऑफ एक्शन, इसको अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्टेटस ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, अमाउंट ऑफ एक्शन, किसी भी तरीके से बोले है वही। स्टेटस ऑफ एक्शन में क्या होता है कि कोई काम का स्टेटस क्या है, किस अवस्था में है, कितना हुआ, चल रहा है कि खत्म हो गया, कि कुछ हुआ और कुछ अभी हो रहा है या होने वाला है, तो ये स्टेटस ऑफ एक्शन कहलाता है। तो दो चीजों की स्टडी होती है, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेटस ऑफ एक्शन, और इन्हीं दो पैरामीटर से हम 2 डायमेंशनल टेबल बनाते हैं। और इन्हीं टेबल को आप स्टडी किए भी होंगे। आज इसको बिल्कुल नए तरीके से स्टडी करते हैं। आइए चलते हैं और एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ हम स्टेटस ऑफ एक्शन रखेंगे और दूसरी तरफ हम टाइम ऑफ एक्शन रखेंगे। एक बार फिर क्लियर करता हूं कि टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की स्टडी करते हैं, जिसमें कि वर्ब के दो एस्पेक्ट्स की स्टडी होती है, दो पहलुओं की स्टडी होती है। वर्ब मतलब एक्शन, तो एक्शन के दो पहलुओं की स्टडी होती है, टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेटस ऑफ एक्शन। इन्हीं दो पैरामीटर से हमने ये टेबल बनाया है। आप देख लें, उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप दो पैरामीटर से टेबल बनाते हैं तो 2 डायमेंशनल टेबल बनेगा। और हम जानते हैं कि इंग्लिश में टाइम को 3 भागों में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पढ़ने की सुविधा के लिए हम प्रेजेंट को पहले पढ़ते हैं, पास्ट को उसके बाद और फ्यूचर को उसके बाद। हालांकि पास्ट पहले होता है, बाद में प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर, लेकिन सीखने की सुविधा से हम प्रेजेंट को पहले सीखते हैं। टाइम ऑफ एक्शन को तो यहां दिखा दिया। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, स्टेटस ऑफ एक्शन, यानी हमारा एक्शन किस अवस्था में है। सबसे पहले हमें स्टडी करना चाहिए किसी भी एक्शन के कंटिन्यूअस अवस्था के लिए। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि कोई भी एक्शन चल रहा होता है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं,
या आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ये वक्त पे, कि कोई एक वक्त पे कोई एक्शन चल रहा होता है। तो अब आप ये प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट वक्त पे एक्शन चल रहा है, आप पास्ट में आएंगे तो पास्ट पे एक्शन चल रहा है, पास्ट का कोई वक्त जिस पर वो एक्शन चल रहा है, मान लो 2015 उस समय कोई एक्शन चल रहा था, या फ्यूचर मान लो 2025 तो 25 में वो एक्शन चल रहा होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस अवस्था, किसी भी एक्शन के चलते रहने की अवस्था को हम कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। और उसके बाद जब कोई एक्शन चलता है तो चलते चलते कहीं रुकेगा भी, वो चलता हमेशा तो नहीं रहेगा, और अगर हमेशा चल रहा है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस में है। सिंपल। तो अगर कोई एक्शन चलते चलते खत्म हो जाता है तो वो खत्म होने वाली अवस्था बताने के लिए हमें एक्शन को परफेक्ट अवस्था में बताना पड़ेगा। यानी परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, कोई एक्शन चलते चलते कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीटनेस को दिखाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये कंप्लीटनेस को दिखाता है। यानी जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम उसको परफेक्ट वाले स्टेटस में बताएंगे, और अगर चल रहा है तो कंटिन्यूअस स्टेटस में बताएंगे। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब कोई एक्शन का कुछ हिस्सा खत्म हो चुका होता है और बाकी का हिस्सा पूरा होने के लिए वो एक्शन चल रहा होता है। जैसे कोई एक बिल्डिंग बन रहा है तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग कोई 2-1 दिन में बनाने वाली चीज़ नहीं है। बिल्डिंग बन रहा होता है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो आप किसी एक वक्त पे जाके ये चेक कर रहे हैं कि अभी तक काम कितना हुआ और अभी चल रहा है या नहीं चल रहा काम। तो ऐसे बड़े काम में 2 हिस्से हो जाते हैं। कोई मकान के बनते हुए कंडीशन में हम विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक कितना बना, यानी एक्शन का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी पूरा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा एक्शन कंप्लीट होने के लिए अभी भी वो काम चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी एक्शन का कुछ हिस्सा परफेक्ट स्टेटस में है और बाकी का हिस्सा पूरा होने के लिए अभी कंटिन्यूअस स्टेटस में भी है। यानी इन दोनों को मिला दें तो बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि जब आप देखेंगे कोई मकान को बनते हुए तो उस वक्त जो सबसे पहला चीज होगा वो खत्म हो गया होगा, यानी कुछ हिस्सा खत्म हो गया उस और बाकी का चल रहा है। तो इसलिए पहले परफेक्ट बोलते हैं, बाद में कंटिन्यूअस, ना कि कंटिन्यूअस परफेक्ट। सिंपल, जैसा कि नाम ही है सिंपल। सिंपल मीन्स नॉर्मल, यानी कोई एक्शन किसी एक वक्त पे नॉर्मली होता है। उसमें ना हम कंटिन्यूअस बताना चाहते हैं, ना ही उसके कंप्लीटनेस को बताना चाहते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि ये उस वक्त पे नॉर्मली होता है ऐसा। मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो मैं रोज स्कूल जाता हूं, ये मेरा नॉर्मल एक्शन है। मैं इसके लिए इसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है, ये एक नॉर्मल एक्शन। सिंपल का मतलब नॉर्मल है, तो ये एक नॉर्मल एक्शन है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। या किसी फैक्ट की बात करते हैं जो फैक्ट सबके लिए एक जैसा है, तो ऐसे फैक्ट्स को भी हम सिंपल स्टेटस में डिस्क्राइब करते हैं। जो एक्शन नॉर्मल है, नॉर्मली होता है या नॉर्मल है, जिसमें एक्शन की कोई कंटिन्यूटी या एक्शन के कोई कंप्लीटनेस के बारे में हम नहीं चर्चा करते हैं, तो ऐसा एक्शन सिंपल एक्शन कहलाता है। इसका एक और नाम इंडेफिनिट भी है। इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई वक्त की चर्चा हम नहीं करते।
कंटिन्यूअस में कोई वक्त की चर्चा हो सकती है, परफेक्ट में भी कुछ वक्त की चर्चा हो सकती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो सर्टेनली वक्त की चर्चा होनी चाहिए, कोई टाइम की चर्चा होनी चाहिए, वरना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता ही नहीं। अब हम देखते हैं कि इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसको हम बताते कैसे हैं, इसमें वर्ब में हम क्या बदलाव करते हैं कि एक ही वर्ब सिंपल भी हो, मतलब वो सिंपल स्टेटस में हम दिखा पाएं, फिर क्या बदलाव करें कि उस वर्ब को हम कंटिन्यूअस स्टेटस में दिखा पाएं, फिर और क्या बदलाव करें कि उस वर्ब को हम परफेक्ट स्टेटस में दिखा पाएं या परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेटस में दिखा पाएं। तो इन्हीं बदलावों को स्टडी करते हैं हम टेंस के अंदर। आइए देखते हैं वो क्या बदलाव हैं। तो सबसे पहली चीज जिसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टेंस में सिर्फ वर्ब की स्टडी होती है और यहां वर्ब के दो एस्पेक्ट्स की स्टडी होती है, पहला टाइम ऑफ एक्शन और दूसरा स्टेटस ऑफ एक्शन। इन्हीं दोनों चीजों को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम वर्ब में क्या बदलाव करते हैं, इसी की स्टडी पूरे टेंस में होती है। 3 टाइम है और 4 स्टेटस होते हैं। 12 बॉक्सेस में हम पूरे टेंस को स्टडी करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब में क्या बदलाव होता है उसी की स्टडी करते हैं। जैसा कि बताया हमने कि किसी भी सेंटेंस में ये 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे थोड़ा बोर्ड साफ सुथरा रहे, आपको जो पढ़ना है बस उसको हम स्टडी करें। बाकी देखिए 2 चीजें कॉमन है, इसलिए दोनों चीजों को मैं एक बार लिख रहा हूं, अगले बॉक्सेस में इनको नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहला देखते हैं, इसका यहां पे क्रॉस करिए तो आप देखेंगे कि ये बनता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में कोई काम नॉर्मली होता है, कोई काम आम तौर पे होता है, तो ऐसे काम को हम दिखाने के लिए वर्ब के किस रूप को इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। यहां वर्ब अपने, जाहिर है कि इसका नाम नॉर्मल है तो वर्ब अपने नॉर्मल अवस्था में आएगा, यानी वर्ब अपने ओरिजिनल अवस्था में, ओरिजिनल स्टेटस, यानी बिना किसी बदलाव के, बिना किसी लाग लपेट के वो वर्ब का इस्तेमाल होगा। साथ ही इसमें वर्ब में थोड़ा बदलाव करते हैं, इसके साथ हम एस लगाते हैं। वो तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कोई एक व्यक्ति है या किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, तो वर्ब अपने नॉर्मल अवस्था में आता है और इसी को इंग्लिश में V1 या V5 के नाम से जानते हैं। V1 यानी वर्ब का बिल्कुल नेचुरल पोजीशन, नेचुरल स्टेटस। वर्ब अगर नेचुरल स्टेटस में है तो उसे V1 कहते हैं, और वर्ब में अगर S या ES लगा है, देखिए 5 कुछ S टाइप का दिखता है, तो इससे आप एक जोड़ सकते हैं कि ये वर्ब में S या ES लगा हुआ वाला फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस। जब भी कंटिन्यूअस होगा तो निश्चित है कि वर्ब में ing लगा होगा, ing लगेगा तो कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, इसमें भी ing होगा, पास्ट में कंटिन्यूअस है, इसमें भी ing होगा, और फ्यूचर में कंटिन्यूअस है, इसमें भी ing होगा। तो फिर ये डिफरेंस कैसे आएगा?
तो डिफरेंस आएगा, आईएनजी तो सिर्फ ये बता रहा है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस किस वक्त पे है ये यहां बताना पड़ेगा टाइम वाले कॉलम में। तो टाइम दिखाने के लिए हम, अगर प्रेजेंट टाइम दिखाना है कंटिन्यूअस के लिए, तो हम इस्तेमाल करते हैं इज, आर या एम शब्द का। आपको पता है कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल होता है और किसी के लिए नहीं होता, जबकि आर का इस्तेमाल यू या कोई भी प्लूरल जहां एक से ज्यादा संख्या की बात करते हैं वहां हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और इज का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जिस आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई के लिए तो अपना एक अलग से प्रॉपर्टी दिया गया है कि आप एम लो। बाकी सारे सिंगुलर्स के लिए इज का इस्तेमाल होता है, यू एंड प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट टाइम बताने के लिए, यहां प्रेजेंट टाइम बताने के लिए हमने इस्तेमाल किया इज, आर और एम का। पास्ट टाइम बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाज या वर का। देखिए वाज में एस लगा है जो ये बता रहा है कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, जिसमें कि आई भी अब शामिल है। पास्ट टेंस में आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही सारे सिंगुलर्स, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे सबके लिए वाज का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि यू एंड सारे प्लूरल के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए, अभी फ्यूचर को छोड़ देता हूं, अभी इधर ही करता हूं पहले। अब आइए परफेक्ट। देखिए जब भी परफेक्ट टेंस होगा, टेंस में जब भी हम परफेक्ट वाले पोर्शन की स्टडी करेंगे तो एक बात निश्चित है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? तो एक वर्ब लेता हूं गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, जबकि थर्ड फॉर्म होता है गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। इसको आप ध्यान रख लें बस, क्योंकि वर्ब की स्टडी है तो वर्ब के रूपों को भी थोड़ा सा जान लेना है। वर्ब की स्टडी कर रहे हैं तो वर्ब के हम रूपों को भी थोड़ा जान लेंगे। वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, जिसमें कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज होता है। तो जब हम परफेक्ट वाले स्टेटस की बात करते हैं तो यहां पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म होगा, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म होगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म होगा। अब हम टाइम, ये तो हमने स्टेटस दिखाया, टाइम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हैज या हैव शब्द का, जिसमें कि हैज ये बताता है कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, जबकि हैव आई और सारे प्लूरल, आई यू और सारे प्लूरल्स के लिए हैव का इस्तेमाल होता है। पास्ट टाइम दिखाने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। एकमात्र यहां पे वर्ब है, एकमात्र वर्ब है हैड, जिससे कि हम पास्ट टाइम को दिखा लेते हैं। और हैड के साथ कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हो, यू हो या कोई भी हो, सबके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, यानी परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए और कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि दोनों ही फॉर्म्स को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो इंग्लिश में इसकी एक सुविधा बनाई गई है। एक वर्ब है इंग्लिश में बी,
जिसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। इसको मैं किसी और वीडियो में पूरे विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसको जानना भी है। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कि इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, और इंग्लिश में इसकी व्यवस्था की गई है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इस थर्ड फॉर्म को हटाकर यहां इसको फिक्स कर दिया गया है कि आप सिर्फ बीन का इस्तेमाल करेंगे और यहां वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बीन और आईएनजी इस्तेमाल होगा वर्ब का। तो ये पास्ट में भी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही बीन और आईएनजी इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बीन और आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इससे तो हमने स्टेटस दिखा दिया। अब हमें बताना है टाइम। तो टाइम बताने के लिए कि यहां पे क्या करेंगे कि देखो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस इसके साथ आ गया। अब बचा परफेक्ट, तो परफेक्ट यहां से कॉपी कर लीजिए। हैज और हैव बताते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि ये एक्शन परफेक्ट में है और साथ में कंटिन्यूअस लगाया हुआ है हमने। हाँ, इसके और इसके बीच में जो वर्ब अग्री करवाता है, यानी परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी बने, वो वर्ब है बी वर्ब। बी वर्ब का हम यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे होता यह है कि ये परफेक्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। और बी वर्ब की एक खासियत है कि बी वर्ब के बाद जब कोई मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा आईएनजी में होता है। ये इज, आर, एम और वाज वर्ब भी बी वर्ब के ही रूप हैं। हम इसी तरीके से यहां से कॉपी कर सकते हैं कि परफेक्ट है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा देखिए दो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। 12 कॉलम्स, 12 बॉक्सेस में से 7 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब और 5 जो बचे हैं उनकी स्टडी करते हैं। देखिए, जब कोई एक्शन, सिंपल एक्शन पास्ट में होता था, पहले कभी होता था, नॉर्मली होता था, तो हम वर्ब के सिर्फ सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, ये वाला, यानी वेंट। वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि ये सिंपल एक्शन पास्ट के वक्त पे हुआ करता था या होता था। अब जो बारी है वो है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर को हम कैसे दिखाते हैं? तो फ्यूचर दिखाने के लिए क्या करते हैं कि विल और शैल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी एक्शन को विल और शैल के साथ दिखाएं तो हम समझेंगे कि ये एक्शन आने वाले वक्त पे होगा। तो विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि विल और शैल ना इस्तेमाल करके सिर्फ विल का इस्तेमाल करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं भी यहां पे विल का ही इस्तेमाल करूंगा। तो विल सारे में होगा, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर दिखाना है तो विल तो सारे में होगा। अगर आप ज़्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो आप शैल का भी इस्तेमाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल का इस्तेमाल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। कुछ खास जगहों पे हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, वरना ज़्यादातर हम विल से ही काम चला लेते हैं। खैर, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी शैल को लेकर कोई खास क्वेश्चन कभी मैंने नहीं देखा। विल लगाकर हम फ्यूचर टाइम तो दिखा दिए। अब है कि सिंपल स्टेटस को कैसे दिखाएं। तो भाई सिंपल है ना, तो सिंपल वाले फॉर्म में आएगा। सिंपल वाला फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी बिना किसी चेंजेस वाला फॉर्म। बिना किसी चेंजेस वाले फॉर्म को हम सिंपल वर्ब सिंपल स्टेटस कहते हैं। बिना किसी चेंजेस वाले वर्ब को हम V1 में दिखाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में दिखाते हैं। तो विल प्लस V1 अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप दिखाते हैं
कि कोई एक्शन बाद में होगा, आने वाले वक्त में होगा। अब टाइम हमने दिखा दिया और स्टेटस भी मोटा मोटी दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं हो पाती। तो अग्रीमेंट यानी दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाता। यानी विल तो ले रहा है वर्ब का, देखो विल डायरेक्ट लेता है वर्ब का अनचेंज्ड फॉर्म, बिना किसी बदलाव वाले फॉर्म को। तो विल कहता है कि बिना बदलाव वाला फॉर्म चाहिए, और यहां हमें इस्तेमाल करना है आईएनजी, क्योंकि हम स्टेटस दिखा रहे हैं कंटिन्यूअस। तो इनके बीच में अग्रीमेंट नहीं हो रही है। अग्रीमेंट कराने के लिए यहां पे एक शब्द का एक नए वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे जो इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट करवाएगा। तो हमने अभी बताया कि बी वर्ब ऐसा है जो अपने साथ आईएनजी को आने का परमिशन दे सकता है। तो इसी वर्ब का हम एक मेंबर को यहां पर फिट करने की कोशिश करेंगे। देखिए विल लेता अनचेंज्ड फॉर्म, तो बी का अनचेंज्ड फॉर्म बी होता है। अनचेंज्ड फॉर्म बी है, बी अपने साथ आईएनजी को अग्री कर लेता है, इसीलिए यहां विल या शैल के साथ बी और आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आगे आते हैं, ये देखो विल है जो कि अपने साथ अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का डिमांड करता है, और इस्तेमाल हमें करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें दिखाना है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट दिखाना है और विल मांग रहा है, हमें चाहिए अनचेंज्ड फॉर्म। कैसे संभव है? तो फिर यहां एक नए वर्ब को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एस इन दोनों के बीच में समझौता करवाता है, और वो वर्ब है हैव। देखिए हैव एक हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ हैव एक मेन वर्ब भी है। तो उसके मेन वर्ब के फॉर्म को हम यहां इस्तेमाल करेंगे। तो विल अपने साथ अनचेंज्ड फॉर्म हैव वाला ले लिया, और हैव अग्री करता है कि मेरे साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमारा परफेक्ट बन गया तो ये बिल्कुल आसान हो गया कि यहाँ तो ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्टेटस दिखाया हुआ है और साथ में टाइम दिखाया हुआ है। विल के साथ, विल से हम फ्यूचर टाइम को दिखा रहे हैं। तो लेकिन अग्रीमेंट अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो विल है और साथ में बीन है, बीन है थर्ड फॉर्म, तो विल थर्ड फॉर्म। तो विल थर्ड फॉर्म को कैसे अग्री कराते हैं, यहां देख लीजिए। तो यहां पे आना चाहिए हैव को, जो कि आकर इसके बीच में अग्रीमेंट करवाता है। ये देखिए थोड़ा लंबा हो जाता है, और मजे की बात यह है कि इसका इस्तेमाल मैंने जितना भी इंग्लिश इस्तेमाल किया है शायद मुझे कभी नहीं पड़ी। हमेशा कोई ना कोई दूसरा एक रास्ता होता है जिससे कि हम ऐसे कामों को दिखा पाए, और ऐसे काम बड़े रेयर होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले काम बहुत ही रेयर हैं, नहीं के बराबर है। तो इसीलिए इस टेंस की ज़रूरत हमें लगभग नहीं पड़ती। खैर स्टडी करना है तो हम तो स्टडी करेंगे। अब इन सब पर एक एक एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप एक बार पूरा देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आप बिल्कुल समझ पाएं। मैं इसमें से कुछ चीज़ें अभी मिटाऊंगा ताकि बोर्ड में थोड़ा साफ करके एग्जाम्पल्स में उसके साथ साथ लिख पाऊं। तो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है लिखने के तरीके में, चीज़ें वही हैं। अभी मैं एक सब्जेक्ट लेता हूं ही, और एक एक्शन लेता हूं, वर्ब लेता हूं प्ले। तो ही प्ले, और अदर वर्ड्स आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा जगह बचाने के ख्याल से अदर वर्ड्स अभी नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने बताया कि सेंटेंस में 3 चीज़ों की स्टडी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स की।
जिसमें कि टेंस में सिर्फ इसके एक हिस्से की स्टडी होती है और वो है वर्ब। तो वर्ब के दो एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं हम टेंस के अंदर, जो कि है टाइम ऑफ एक्शन और स्टेटस ऑफ एक्शन। और सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स, जिसमें कि अदर वर्ड्स जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दो चीजें होना जरूरी है और वो है सब्जेक्ट और वर्ब। अभी मैं इस प्रैक्टिस के लिए, इसमें एग्जाम्पल देने के लिए एक सब्जेक्ट लेता हूं ही और एक वर्ब लेता हूं प्ले। तो प्ले के सारे पांचों फॉर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और लास्ट फॉर्म पांचवा प्लेज। अब मैंने यहां पे सब्जेक्ट ले रखा है ही, तो ही से 12 टेंसेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ब है हमारा प्ले। देखिए ही, चूंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए यहां जो वर्ब पिक होगा वो है फिफ्थ फॉर्म। तो ही प्ले का फिफ्थ फॉर्म प्लेज है, तो ही प्लेज। ठीक है। सिंपल पास्ट में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लेड, तो ही प्लेड। सिंपल फ्यूचर में ही विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो ही विल प्ले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही के लिए हम इसमें से इज को पिक करेंगे, ही इज, और आईएनजी वर्ब प्ले का प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में हम ही के लिए वाज को पिक करेंगे और वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही के लिए विल बी और वर्ब हमारा होगा प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में ही के लिए हम हैज को पिक करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे प्ले का प्लेड, ही हैज प्लेड। यहाँ तो किसी के लिए कोई बदलाव ही नहीं है पास्ट परफेक्ट में, तो ही के लिए प्लेड, ही के लिए भी हैड का इस्तेमाल होगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। और यहाँ पे ही विल हैव प्लेड, यहाँ पे ही के लिए किसको पिक करेंगे बताएं आप जी? हैज को पिक करेंगे, ही हैज बिन प्लेइंग। यहाँ पे ही हैड बिन प्लेइंग, यहाँ पे ही विल हैव बिन प्लेइंग। अब आप देखो, मैंने बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि वक्त काम का एक हिस्सा खत्म हो जाता है और बाकी का चल रहा होता है। खत्म वाले हिस्से को बताना पड़ेगा कि कितना काम खत्म हुआ, कितने वक्त का काम खत्म हुआ। तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा हम उसके साथ एक टाइम डिनोटिंग वर्ड जरूर लगाते हैं। अब ये वर्ड एक शब्द का भी हो सकता है और एक वाक्य से भी हम इसको दिखा सकते हैं। आगे के वीडियोस में इसको मैं और भी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एक वक्त लगाता हूं 2 घंटे से, फॉर 2 hours, और इसको मैं आगे नहीं लिखूंगा, इसको अंडरस्टूड रहने दिया जाए। मतलब आप समझ लें कि इसमें तीनों में यूज है, क्योंकि बोर्ड हमारे पास बहुत बड़ा नहीं है। देखिए, तो 12 टेंसेस क्या हो गए? ही प्लेज, ही प्लेड, ही विल प्ले। ही प्लेज नॉर्मली अब वर्तमान समय में वो खेलता है, ही प्लेड पहले के वक्त पे वो खेला था, और ही विल प्ले वो खेलेगा। यहाँ पे वो खेल रहा है, हिंदी में इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, वो खेल रहा है, वो खेल रहा था और वो खेल रहा होगा। यानी फ्यूचर के किसी एक टाइम पर हम जाके देखेंगे
तो वो दिखेगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं कि अगर हम उसे जाकर किसी वक्त पे देखें आगे जाकर, तो हम देखेंगे कि वो उस वक्त भी खेल रहा होगा। ही हैज़ प्लेड, वो खेल चुका है या वो खेला है, उसने खेल लिया है। इन सारे अर्थों में हम ही हैज़ प्लेड का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ प्लेड का मतलब है कि उसने खेलने का काम खत्म कर लिया है। ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था, खेला था, यानी उसने खेलने का काम ऑलरेडी किसी एक वक्त, पास्ट के किसी एक वक्त पे खत्म कर लिया था। ही विल हैव प्लेड, वो फ्यूचर के किसी वक्त पे जाके देखेंगे तो वो खेलने का काम कंप्लीट कर चुका होगा, ऐसा हम बताना चाहते हैं। एंड ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी वो 2 घंटे से खेल रहा है, यानी खेलने का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन वो 2 घंटे तक खेल चुका है ऑलरेडी। तो 2 घंटे तक जो वो खेलने का काम 2 घंटे का जो उसने कंप्लीट किया, उसके लिए परफेक्ट आया, और चूंकि अभी भी खेल रहा है इसलिए वो कंटिन्यूअस भी है। यही काम परफेक्ट में होता है, लेकिन ये वक्त जैसे मैं अभी देख रहा हूं तो मैं थोड़ा पीछे जाकर देखूंगा तो वहां पे वो दिखेगा कि वो 2 घंटे ऑलरेडी खेल लिया, लेकिन मैंने जब देखा तो वो अभी भी खेल रहा था, तो वो 2 घंटे से खेल रहा था। तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं किसी एक वक्त पे जाके देखूं तो वो 2 घंटे खेल चुका होगा, लेकिन उसके खेलने का काम कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे एक्शन को हम कहेंगे वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, जिसकी जरूरत नहीं के बराबर होती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ये 12 टेंसेस को हम किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। 12 टेंसेस के हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब आपको मैं आज एक ड्रिल देता हूं, एक प्रैक्टिस करने का तरीका देता हूं। इस तरीके से आप इस पर बिल्कुल पकड़ बना पाएंगे। आप उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करें तो आपके दिमाग में भी ये सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल छप जाएंगे। साथ ही जो प्रोनाउंसिएशन मसल्स हैं हमारे, ये प्रोनाउंसिएशन मसल की प्रैक्टिस होगी, जिससे कि ये आपको इंग्लिश निकालने में मदद करेगी। तो नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि वो एक्सरसाइज क्या है, वो ड्रिल क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को भली भांति सीख गए होंगे, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे हम पकड़ बनाएंगे एक प्रैक्टिस के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। यहाँ मैंने कोशिश किया है कि वो तीनों कंपोनेंट को आपके सामने रखूँ। यहाँ मैंने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं और एक वर्ब लिया है। ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा, ये वर्ब वाला हिस्सा, और ये आपका अदर वर्ड्स वाला हिस्सा। अदर वर्ड्स में मैंने लिया है टू मार्केट, और सब्जेक्ट मैंने लिया आई, वी, ही, यू, शी, दे, जिसमें मैंने अरेंज किया है कि ये आई तो इकलौता अपने हिसाब से चलता है, वी प्लूरल में है, ही सिंगुलर में है, यू अगेन मोस्टली प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है, शी अगेन सिंगुलर, और दे अगेन प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा मैंने जिगजैग किया है, ताकि मतलब ऑल्टरनेट में डाला है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें, आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर पाए, और आपके प्रोनाउंसिएशन मसल भी इनको चेंज करने में आपको मदद कर पाए। अब प्रैक्टिस कैसे करना है तो देखिए, तो आई से आप सबसे पहले 12 टेंसेस को लिख लें। जैसे अगर 12 टेंसेस को लिखेंगे तो सबसे पहला आप ऐसा करेंगे कि प्रेजेंट के सारे लिख लें, फिर पास्ट के सारे लिख लें, फिर फ्यूचर के सारे लिख लें। तो पहला हो जाएगा आई गो टू मार्केट। फिर दूसरा, ये सिंपल प्रेजेंट में है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इसको प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले प्रेजेंट के चारों लिख लें, फिर पास्ट के चारों लिखें, फिर फ्यूचर के चारों लिखें। तो टोटल 12 हो जाएंगे आई से, फिर 12 होंगे वी से, फिर 12 होंगे ही से, फिर 12 होंगे यू से, फिर 12 शी से, फिर 12 दे से। तो इस तरीके से 12 × 6 = 72 आपके सेंटेंसेस होंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे लिखेंगे तो आई गो टू मार्केट
सिंपल प्रेजेंट में आई गो टू मार्केट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग टू मार्केट, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव गोन टू मार्केट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। तो आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैव गोन टू मार्केट, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आप 4 हो गया प्रेजेंट के, फिर 4 हो जाएंगे पास्ट के, फिर 4 हो जाएंगे फ्यूचर के। तो आई से 12 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इसमें और अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर यहाँ पे सेंटेंस के भी अलग अलग रूपों को आप इस्तेमाल करें। जैसे ये सेंटेंस का पॉजिटिव या अफर्मेटिव रूप है जिसमें आई गो टू मार्केट कहते हैं, जबकि नेगेटिव रूप में आई डोंट गो टू मार्केट हो जाएगा। इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम डू आई गो टू मार्केट हो जाएगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में डोंट आई गो टू मार्केट हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से एक सेंटेंस के 4 फॉर्म्स हो जा रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये 4 अगर बनाएंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि पहले आई से 12 हो रहा था, अब आई से 48 हो जाएगा और इस तरीके से टोटल 288 सेंटेंसेस होंगे जो मैंने अपने फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट से 5 मिनट से भी कम समय में उसकी प्रैक्टिस करना सिखाया है। और मैं खुद करके बताऊंगा अगले वीडियो में कि ये 288 यानी 288 सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं। फटाफट बोलें, फटाफट, ताकि आपका माइंड कंसंट्रेट कर पाए और टेंस के हर स्ट्रक्चर पर अपनी कमांड बना पाए और आपके प्रोनाउंसिएशन मसल बिल्कुल उसको सहूलियत से निकालने में आपकी मदद करे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।